हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीटली। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, दोनों पार्ट्स कंप्लीटली कवर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तो हेलो वीडियो। सबको। आज हम बात करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, जैसे कि जो जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक एम्पायर है वो कितने सेक्ट्स में, कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता था, और उसके की एलिमेंट्स क्या थे गवर्नेंस के, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, और जो उनके इम्पोर्टेंट सिस्टम्स थे जैसे कि मनसबदारी और जागीरदारी, उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हम डेली जो है एक वीडियो लाते हैं एसएससी के रिलेटेड। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट्स गो। ये है मुगल एम्पायर। ये डिवाइडेड होता था अलग अलग प्रोविंसेस में, जिनको कहा जाता था सूबा। अगर आपको प्रोविंस नहीं पता तो आप इसको एज अ स्टेट समझ सकते हैं। और जो प्रोविंस है वो आगे होती थी तीन हिस्सों में डिवाइडेड: सरकार, परगना और ग्राम। सरकार को आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक जो आप कह सकते हैं जो प्रोविंस, सूबा, स्टेट, आप इसको कुछ भी कहिए, वो आगे डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि अब होती है। और एक डिस्ट्रिक्ट है, ये मिलके बनती है काफी सारे गांवों से। यानी कि ये मान लीजिए ये काफी सारे गांव हैं यहाँ पर, इनको कलेक्टिवली हम कहेंगे सरकार या डिस्ट्रिक्ट। और ये जो कलेक्टिव गांव है यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये हैं ये परगना। और ये जो ग्राम है इसका मतलब है एक सिंगल गांव। और ये जो सूबा है इसके दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर भी कहे जाते थे। और ये जो सूबेदार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सूबेदार है ये जो है जिम्मेदार होता था मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। और ये जो दीवान है ये रिस्पॉन्सिबल होता था जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। जैसे कि कितनी भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, जो जगीर्स हैं, जो खालिसा है, उसके सबके लिए जो ये दीवान है, दीवान रिस्पॉन्सिबल होता था। और मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए सूबेदार। और आपको इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाने हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अब हम बात करेंगे की एलिमेंट्स की। जो की एलिमेंट्स हैं, जो फौजदार है, ये इसकी ड्यूटी होती थी, जो एक पर्टिकुलर एरिया है जो उसको असाइन किया गया उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। और जो है अमल गुजार था वो लैंड असेसमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। वो इसकी ड्यूटी होती थी लैंड असेसमेंट करनी और रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि जो टेनेंसी होती है या टैक्स होता है, वो इसकी अमल गुजार की जो है जिम्मेदारी होती थी। और जो मुकदम होता था ये हेडमैन होता था पंचायत का। ये पंचायत का यानी कि ये मान लीजिए ये पांच पांच गांव हैं, और ये पांच गांव हैं, और ये इन पांच गांवों के सरपंच हैं। और ये जो इन पांचों का, इनमें से जो मेन होता था इनका हेड, जो इनको रिप्रेजेंट करता था आगे, उसको कहा जाता था मुकद्दम। अब ये है जब्ती और दसाला। इसको जब्ती प्रथा और दसाला प्रथा भी कहा जाता है। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको शुरू किया था राजा टोडरमल ने। किसने शुरू किया था इसको? कहा किया गया था शुरू राजा टोडरमल के द्वारा। लिख लीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और नेक्स्ट है गजे-इलाही। ये एक मेजरिंग यूनिट थी जो शुरू की थी अकबर ने। अगर आपको नहीं पता मेजरिंग यूनिट क्या होती है, जैसे कि आज हम जो रूरल एरिया से पता है उनको, जैसे कि आप अगर ज़मीन को मापना चाहते हैं तो आप बीघों में या एकड़्स में मापते हैं। और अगर जो शहरों वाले हैं एकड़ का तो वैसे सबको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कह सकते हैं जैसे कि स्क्वेयर फीट। ये भी एक मेजरिंग फीट है, इसलिए ये गज़े इलाही है, ये भी एक मेजरिंग यूनिट थी जिसको शुरू किया था अकबर ने। और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो शुरू किया था राजा टोडरमल ने। नेक्स्ट इज जो उस समय का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मेन एसेट होता था लैंड, जिसके कारण लगभग सभी लड़ाइयाँ लैंड के कारण होती थी। और उसमें से भी इम्पोर्टेंट होता था जो कल्टीवेबल लैंड, यानी कि उपजाऊ जमीन होती थी। जो ये जो जमीन है इसको भी चार हिस्सों में बांटा गया था।
पुलाज, परौती, चाचर और बंजर। बंजर का तो आपको पता ही है, जिसपे कोई खेती ना हो सके या कोई खेती ना हो रही हो या कुछ वो उपजाऊ जमीन ना हो, उसको बंजर कहा जाता है। और इसके लिए एक जो है वो करेक्टरिस्टिक होता था कि 5 साल से ऊपर अगर कोई जमीन अनकल्टिवेटेड है तो उसको बंजर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और जो चाचर है, जो 2 से 3 साल तक फैलो पड़ी है, यानी कि 2 से 3 साल तक खाली पड़ी है, उसको चाचर कहा जाता था। और जो परौती है, परौती का मतलब होता था टेम्परेरी अनकल्टिवेटेड। इसके कोई अलग कारण भी हो सकते थे, यानी कि इसकी फर्टिलिटी है जो वो रिकवर हो सके, या किसी भी कारण इसको टेम्परेरी अनकल्टिवेटेड रखा गया है, उसके लिए वो जमीन को परौती कहा जाता था। और जो पुलाज है, ये होती थी बेस्ट लैंड, जिसके ऊपर कुछ भी उगा सकें और वो जमीन पूरी उपजाऊ हो, इसको कहा जाता था बेस्ट क्वालिटी लैंड को कहा जाता था पुलाज। उससे जो कम, जिसको टेम्परेरी, जिसके ऊपर कल्टीवेशन हो सकती है पर उसको टेम्परेरी अनकल्टिवेटेड रखा गया है, यानी कि उसके ऊपर टेम्परेरी कुछ नहीं उगा सकते, उसको परौती कहा गया है। और जो उससे भी नीचे, यानी कि जिसको 2-3 साल से खाली रखा हुआ है, उसको चाचर। और जिसके ऊपर 5 साल से ऊपर कोई खेती नहीं हुई, उसको बंजर। सो ये जो है कैटेगराइजेशन है, ये 4 हिस्सों में बांटा गया था जमीन को। सो ये अब हमारे सामने है मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, जो ऑफिशियल्स हैं उनको अलग अलग रैंक्स में डिवाइड किया जाता था, और उस हिसाब से उनको सैलरी या सब कुछ मिलता था, सैलरी और सर्विसेज कह सकते हैं, उस हिसाब से मिलता था। और इसके काफी फायदे भी थे, इसके कारण उनका जो मिलिट्री के ऊपर जो कंट्रोल था वो बना रहता था, और मिलिट्री का रिकॉर्ड रहता था कि हमारे पास इतनी जो है पक्की आर्मी है। और जो जागीरदारी सिस्टम है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, ये जो है 3 टुकड़े जमीन के हैं। एक एक जो है सरकार ने मुझे दे दिया, और एक सरकार ने आपको दे दिया जिसने वीडियो लाइक की है, और एक उसको जिसने चैनल सब्सक्राइब किया है। और सरकार ने हमको ये जो है जमीन का टुकड़ा दिया और कहा कि इससे कमाओ और इसी से खाओ, और उसके बदले में आप मेरे लिए काम करो। यानी कि जागीरदारी सिस्टम ऐसे काम करता था कि आपको एक जमीन दे दी जाती थी, आप उससे कमा के खाओ और हमारे लिए काम करो और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो। और इन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। सो अब हम आएंगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पर। सो सबसे पहले जो है फरमान, इस ये होता था रॉयल ऑर्डर। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि महाराजा का फरमान आया है फिल्मों वगैरह में, उसका मतलब यही होता था। जबकि जो एक रॉयल वर्डिक्ट होता था जो एक राजा पास करता था, यानी कि ये राजा या कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, उसको फरमान कहा जाता था। सो नेक्स्ट इज वजीर। वजीर जो है ये हेड होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, लिख लीजिए, ये हेड होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। और जो दीवान है, दीवान रिस्पॉन्सिबल होता था सारे इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए। और इसके साथ साथ इसके इसके पास, दीवान के पास जो कंट्रोल होता था, ये जागीर्स का होता था। ये जो जागीरदारी सिस्टम में जो जागीरें दी गई थी हम तीनों को, इन जगीरों का कंट्रोल भी, यानी कि इसकी जो असेसमेंट वगैरह सब कुछ, इसका रिकॉर्ड जो है वो दीवान के पास रहता था। और आगे आते हैं मीर बख्शी और मीर सामान। मीर बख्शी जो है ये हेड होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का। ये होता था हेड मिलिट्री डिपार्टमेंट का, और इसके पास जो है सारी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कंट्रोल भी इसके पास ही रहता था, किसी की जासूसी वगैरह का, सबका सब कुछ का जो रिकॉर्ड है वो मीर बख्शी के पास रहता था। और उसके बाद है मीर सामान, जो है ये इंचार्ज होता है इंपीरियल हाउस होल्ड का। और नेक्स्ट है काजी उल कजात, जिसका आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये होता था जुडिशियल हेड। दरोगा को हम कह सकते हैं हेड ऑफ इंपीरियल पोस्ट, या हम कह सकते हैं इंचार्ज ऑफ इंपीरियल पोस्ट। और इसको आप एक इंस्पेक्टर, या जो सब इंस्पेक्टर एक जो है एक पुलिस स्टेशन का जो है वो इंचार्ज होता है, उसको हम कई लोग तो अभी भी दरोगा बोलते हैं, इसलिए उसको दरोगा कहा जाता है। क्योंकि उस समय भी में भी उसको दरोगा कहा जाता था, जो एक इंपीरियल पोस्ट का जो है हेड होता था। और जो फौजदार है, ये होता था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। और जैसे कि ये हैं, दरोगा है, फौजदार है,
इन सबको जो रिक्रूट करता था वो मीर बख्शी ही रिक्रूट करता था, यानी कि ये सारा जो डिपार्टमेंट है इसके अंडर होता था। और एक इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो आपने वाकई में नहीं सुनी होगी, वो है वाकिया नवीज। ये जो है ये होता था, सॉरी, किसी का हेड नहीं होता था, ये होता था न्यूज़ रिपोर्टर। यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर सबको आज हम बात करेंगे मुगल आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि जो जो बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई उन सब के बारे में। सो ये जो आर्किटेक्चर होते थे इनके, ये ज़्यादातर ये थे तुर्किश, ईरानी और इंडियन, जो सॉरी, पर्शियन प्लस तुर्किश प्लस इंडियन, ये तीनों स्टाइल को कंबाइन करके इन्होंने एक स्टाइल की जो इमारतें थी ऐसी यहाँ और ऐसी इमारतें बनाई, उसको नाम दिया गया मुगल आर्किटेक्चर। और इसको कहा जाता है मुगल के साथ साथ मेहराब आर्किटेक्चर या मेहराब स्टाइल। तो आइए देखते हैं कौन से जो राजा थे, मुगल राजा, उन्होंने क्या क्या वो है बनाया। तो सबसे पहले जो है बाबर, इसने आराम बाग बनाया। ये सबसे पुराना, इतिहास में सबसे पुराना जो है वो मुगल गार्डन है इंडिया का, आराम बाग। और इसने इसके साथ साथ ही जामा मस्जिद भी बनाई जो संभल में है। और बाबर के ये दो ही इम्पोर्टेंट जो हैं, इसमें से भी आराम बाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो बाबर था ये गार्डन्स का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, और ये ही मुगल स्टाइल गार्डन सबसे पहले इंडिया में लाया था। और फिर आता है हुमायूं। इस इसने सबसे पहले इन तीन मेन चीज़ों में से इसने जो है कंस्ट्रक्शन शुरू की थी पुराने किले की। अब जो पुराना किला था उसके बीच में ही इसको शेरशाह सूरी ने भगा दिया था इंडिया से, और पुराने किले की कंस्ट्रक्शन जो थी वो बीच में रह गई थी, और उसको पूरा किया था शेरशाह सूरी ने, पुराना किला को। और इस पुराने किले के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक हिस्सा है शेर मंडल, जो कि वापस जब हुमायूं आया शेरशाह सूरी के मरने के बाद, इसने शेर मंडल मंडल में एक लाइब्रेरी बनाई। ये पढ़ने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, और इसी लाइब्रेरी से फिसल कर ये गिर गया और इसके सर पे चोट लगने के कारण हुमायूं मर गया था। दीन पनाह जो थी इसकी प्लान्ड फेवरेट सिटी थी, यानी कि ये इसकी ड्रीम सिटी थी। ये एक शहर बसाना चाहता था दीन पनाह, जिसकी आधी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी। पर जो शेरशाह सूरी था उसने इस शहर को जो था तबाह कर दिया था, खत्म कर दिया था। जिसके बाद आता है इसका बेटा अकबर। अकबर ने सबसे पहले जो आगरा फोर्ट बनाया था उसके लिए इसने खुद ही एक टर्म कॉइन कर दी थी, तुदोर आक, जिसका मतलब होता है कि फोर सेंटर्ड आर्क, ऐसे ही। यानी कि इसने खुद ही एक टर्म कॉइन की थी, इसको याद रखिएगा। तो दो आर्क इसका मतलब होता है फोर सेंटर आर्क। और दूसरे नंबर पे जो है वो है बुलंद दरवाजा। ये इसने गुजरात जो फतेह किया था उसके ही जो है यादगार में बनाया था, क्योंकि गुजरात में अकबर के खिलाफ एक जो है विद्रोह हो गया था। जब इसने इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया तो उसके बाद इसने इसकी याद में बुलंद दरवाज़ा बनाया, जो कि फतेहपुर सिकरी में है। वो भी इसका ही एक अकबर की ही प्लान्ड सिटी थी। उसके आगे जो है ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और एक इसने बनाया सलीम चिश्ती का मकबरा। जो सलीम चिश्ती थे ये एक सूफी थे, जिसकी इन्फ्लुएंस अकबर पे बहुत थी। ये इसको अपना स्पिरिचुअल लीडर गुरु भी मानते थे, इसलिए इन्होंने जो इनका बेटा अकबर का बेटा था जहांगीर, इसने जहांगीर का जो नाम था बचपन में वो भी सलीम रखा था, इनके इन्फ्लुएंस के चलते ही। और इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसने इसका नाम बचपन का जहांगीर रखा था। और इसने सलीम चिश्ती जी का मकबरा भी बनवाया था। और फिर आता है पंचमहल। और पंचमहल को एक और चीज़ कहा जाता है, वो है ड्रीम इन टोन। और अकबर के मरने के बाद जाहिर सी बात है इसने जो है अकबर का मकबरा बनाया। और इसके साथ साथ इसने शालीमार बाग भी बनाया जो कश्मीर में है जहांगीर ने। और ये जो मोती मस्जिद है, ये तीन मोती मस्जिद तीन है, और ये तीनों की तीन मोती मस्जिद हैं जो किलों के बीच में है। ये वाली मोती मस्जिद जो है ये है लाहौर
फोर्ट के अंदर, यानी कि ये लाहौर के किले के अंदर है। और एक जो मोती मस्जिद है वो बनाई थी शाहजहां ने, वो है आगरा फोर्ट के अंदर। और एक बनाई थी औरंगजेब ने, जो थी रेड फोर्ट के अंदर। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक मोती मस्जिद तो यहाँ है, और ये देखिए एक मोती मस्जिद ये रही, और एक मोती मस्जिद ये रही। याद रखिएगा, जो जहांगीर ने जो मोती मस्जिद बनाई थी, याद रखिएगा, सबसे पहले लाहौर में मोती मस्जिद बनाई जहांगीर ने, और फिर शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाई आगरा में, आगरा फोर्ट में। शाहजहां की मोती मस्जिद को आपने इस तरह याद रखना है, क्योंकि जो ताजमहल है वो भी इसने आगरा में बनवाया, और उसके पास ही इसने मोती मस्जिद में, सॉरी, आगरा फोर्ट में ही इसने मोती मस्जिद बनवा दी। और इसने रेड फोर्ट जो लाल किला है वो भी बनवाया। और इसने जो है शीश महल के साथ साथ शाहजहानाबाद भी एक शहर जो था वो भी बनवाया। और ये जो शहर है इसकी डेट लिख लीजिएगा, ये 1639 के बीच बीच और 1648, इसके बीच बीच में ये, यानी कि इस टाइमलाइन में ये बना था। और इसने जो है शीश महल भी बनाया था, और इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है वो है तुर्किश बाथ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था, और रेड फोर्ट के अंदर ही औरंगजेब ने एक मोती मस्जिद बना दी, जो कि तीसरी मोती मस्जिद है। और इसने जो है वो एक बीबी का मकबरा भी बनाया था, जिसको ताज ऑफ दक्कन भी कहा जाता है। ये इसने अपनी जो है बीवी का मकबरा इसने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, जो किसकी बीवी थी, उसका नाम था दिलरस बानो बेगम। और इसने एक बादशाही मॉस्क भी बनवाया था, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है अब। और जो बीवी का मकबरा है, लिख लीजिए, इसको कहा गया है ताज ऑफ डेक्कन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में अपना सही सा रिव्यू दीजिए इज्जतदार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी सारी जो टाइमलाइन के हिसाब से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं वो प्लेलिस्ट को देखें। और जो है आपको यहाँ पे एक सजेस्टेड वीडियो दिख रही है वो भी देखें, और जो प्लेलिस्ट है वो भी देखें। और यहाँ पे जो सब्सक्राइब आइकन है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर यहाँ तो ये वीडियो देखें, या ये प्लेलिस्ट खोल के कोई और अपनी मन पसंदीदा वीडियो देखें। थैंक यू।